नमस्कार साथियों, क्विक लर्निंग टीम में आपका स्वागत है। मैं सात्विक त्रिपाठी। आज हम इस वीडियो में भारत में संवैधानिक विकास के क्रम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि भारत में संविधान लागू होने के पहले ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी किन किन कानूनों के माध्यम से हमारे ऊपर राज करती थी या किन किन कानूनों के माध्यम से वह शासन चलाती थी, उनके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के बनने से पूर्व ब्रिटिश राज द्वारा अनेकों कानूनों के माध्यम से राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाता था। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी से नियंत्रण को छीनकर ब्रिटिश शासन को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। उस समय जो ब्रिटिश की महारानी थी वो विक्टोरिया थी। क्या क्रम था जो संवैधानिक हमारे यहाँ विकास हुआ है, उसमें कौन कौन से कानूनों का क्रम था? तो सबसे पहला जो कानून था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1813, 1833 और 1853 यानी कि 20-20 साल के अंतर पे चार्टर एक्ट आते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम। पहली बार ये भारत शब्द का यूज, भारत शासन शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। उसके बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ये इम्पॉर्टेंट है मॉर्ले मिंटो सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसको कि हम मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, और आखिरी में आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। हम इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनियमन का अधिकार दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 में भारत आ चुकी थी। वो धीरे धीरे अपने कुछ कानूनों के माध्यम से यहाँ पर शासन करती थी, लेकिन 1773 में पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो कि ब्रिटेन में था, उसने भारत में जो भी मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के चल रहे थे उस पर ध्यान देना शुरू किया। वो कौन कौन से मामले थे? प्रशासन, सैन्य और वित्त। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी उनको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया गया। गवर्नर जनरल की अपनी 4 सदस्यीय काउंसिल की सहायता से कार्य करता था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई और ये किसके माध्यम से हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिजा एम्पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। हम बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। इसमें शासन की दोहरी व्यवस्था थी, कंपनी और एक संसदीय बोर्ड जिसको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करती थी। यह व्यवस्था 1858 तक चलती रही। ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया व्यापार को छोड़कर। मतलब कि व्यापार को अगर छोड़ दें तो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार देखेगी, बाकी सैन्य, प्रशासन सभी पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी इसी एक्ट के माध्यम से की गई थी। हम बात करते हैं 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट की। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि कंपनी के व्यापार को जो उसका एकाधिकार था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, केवल चाय को छोड़कर। मतलब चाय के मामले में कंपनी का एकाधिकार था, बाकी सभी पे कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ये हुआ क्यों? इसी समय पर ब्रिटेन में एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहाँ पर मशीनें लगी, बहुत सा सामान बनने लगा। तो ज़रूरत क्या महसूस की गई कि जो भारत जैसा मार्केट है, जो इतना बड़ा मार्केट था, वहाँ पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस कर सकती थी। तो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने वहाँ की सरकार, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि भारत जैसी मार्केट को उनके लिए भी खोला जाए ताकि वह भी प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसलिए चाय को छोड़कर कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट में। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट दी गई और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हास्टिंग्स। 1833 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया जिसके हेड कौन थे? लॉर्ड मैकाले।
दास प्रथा के उन्मूलन के लिए निर्देश भी 1833 के चार्टर एक्ट में। ये प्रश्न इस तरीके से बना के पूछा जा सकता है कि दास प्रथा का उन्मूलन एक्ट इनमें से किस में आया, 1833 में या 1784 में या 1773 में। तो आपको क्या बताना है, 1833 के चार्टर एक्ट में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। 1853 का चार्टर एक्ट, कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग कर दिया गया। पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी था। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कुछ हैं जो हम बात कर लेते हैं। 1858 शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ब्रिटिश सरकार का मंत्री, जिसको कि राज्य सचिव कहा जाता था, ये अपॉइंट किया गया और इसकी एक 15 सदस्यीय समिति बनाई गई। 1861 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की किसने की थी, ये कैनिंग ने। 1892 केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 1909 मॉडले मिंटो जो सुधार था, उसने पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए, अब हम आगे बात करेंगे कि क्या था मॉडले मिंटो अधिनियम। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसमें पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। अब छोटी सी टर्म है उत्तरदायी शासन। इस उत्तरदायी शासन के लिए बहुत लंबा एक संघर्ष चला। कांग्रेस के जो भी विधान परिषद के सदस्य थे, उत्तरदायी का मतलब क्या है कि जो सरकार है वो भारत के प्रति उत्तरदायी है, ना कि ब्रिटेन के प्रति। केंद्र में द्विसदनीय शासन की व्यवस्था लागू की गई। राज्य में राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। प्रांतीय स्तर पर द्विशासन की व्यवस्था की गई। पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया और सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। 1909 का जो मॉडले मिंटो सुधार था, उसकी सिर्फ एक खासियत थी, इस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसने पहली बार पृथक निर्वाचन को दिया था मुसलमानों के लिए। मतलब कि पृथक, जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पर केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। 1919 में इसको बढ़ा दिया गया और इसको सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1919 में कर दी गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो भारत का संविधान है वह 70% या से ज़्यादा इसी पर आधारित है। 1935 का भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन को आधार पर बना है। संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया है। प्रांतीय स्तर पर द्विशासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर कर दिया गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और सिंध और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। 3 प्रकार की सूची का जो प्रावधान है वो इसी से लिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। जब ये लागू हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको अनेकों ब्रेक वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी तथा गुलामी का अधिकार पत्र कहा। अब उस समय जब ये लागू हुआ तब उसके बारे में बहुत से विरोधाभासी कथन कहे गए, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने उसी को एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया। तो ये भी एक विडंबना है। कुछ अन्य बातें जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं और हमने इसको इसी टॉपिक में कवर कर लिया है। भारत में सिविल सेवा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में सिविल सेवा में आने वाले युवाओं के लिए कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 1855 में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती होने लगी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने का फैसला लिया गया। 1922 से सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ होने लगी और 1926 की जो रॉयल कमीशन थी उसकी अनुशंसा पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।